वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मैं ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं वो एक्सरसाइज जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। बार बार कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि सर एक्सरसाइज जो 8 है उसको सॉल्व करवाइए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। तो इसकी आज अपन शुरुआत कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता क्या है कि जो डेरिवेटिव जो है, जो अवकलन है, वो काम कहाँ आता है। अवकलन करना तो अपन ने सीख लिया, लेकिन उसको यूज में कहाँ लेना है, क्या काम आता है, तो वो इस एक्सरसाइज में अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने देखो यहां लिखा है एक्सरसाइज 8.2, इसका मतलब एक्सरसाइज 8.1 कहाँ है, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है। वो आपको पता ही है, सिलेबस की वीडियो मैंने अपलोड कर रखा था कि 8.1 नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स 8.1 भी करना चाहते हैं कि मैं तो सर 8.1 भी करना चाहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने पहले क्विक रिवीजन जो क्लासें करवा रखी थी, फटाफट मैंने वहां करवाई थी, तो वहां से आप समझ सकते हो। बाकी 8.2 से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन इसमें हार्ड वाली कोई भी बात नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल पर, लगातार हर एक वीडियो आप देखोगे तो इस एक्सरसाइज में आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा और बिल्कुल सरल एक्सरसाइज ये लगने वाली है, बिल्कुल इजी लगने वाली है। लेकिन जो वीडियो है लगातार एंड तक आप देखते रहिएगा इस एक्सरसाइज को, क्योंकि देखो मैंने 8.2 में भी देखो कहां से स्टार्ट किया भाई, थर्ड वाले से स्टार्ट किया है। हाँ, यदि मैं फर्स्ट वाले से स्टार्ट करता, फर्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे मैं सेकंड वाला स्टार्ट करता तो आपको ऐसा लगता कि स्टार्टिंग में ही सर ऐसा क्वेश्चन करवा दिया तो हमारे तो दिक्कत हो गई है ना। तो देखो स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे तो उस सेकंड वाले क्वेश्चन में भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। अरे है बिल्कुल ईजी, वो भी बिल्कुल ईजी है, लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो 11th यदि जिसका बेस मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो उस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं डरा नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं, है ना, कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई भी अपने दिक्कत नहीं होगी आगे भी। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, इसके बाद लगातार मैं चलूंगा, उसके बाद अपन करेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद ही मैं करवा दूंगा, इसके बाद ही मैं क्या करवा दूंगा भाई, सेकंड वाला क्वेश्चन करवा दूंगा। जस्ट इसके बाद इन 6 क्वेश्चन करवाने के बाद में सेकंड क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो आप ये देखिए यहां अपने पास में क्या है भाई, मैंने इस प्रकार से लिखे हैं, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हो। ये लिखा हुआ है इस प्रश्नावली में 8.2 में अपने पास में ये है कि कौन से फलन वर्धमान होते हैं और कौन से ह्रासमान होते हैं, कौन से फंक्शंस इंक्रीजिंग है और कौन से डिक्रीजिंग है, ये अपने को देखना है। जो दोनों मीडियम है वो उनको मैं दोनों के हिसाब से बता रहा हूं, दोनों वर्ड यूज में ले रहा हूं, तो आप समझ जाइएगा ना। तो देखो कौन से फंक्शंस इंक्रीजिंग होते हैं और कौन से डिक्रीजिंग, तो पहले उनको अपन देखते हैं। जैसे मान लो कि ये अपने पास में कोई भी ग्राफ अपने को मिलेगा, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये हो गया ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब यदि कोई भी फलन ऐसा है, इस प्रकार से है, इस प्रकार का कोई फलन आपको दिख रहा है, ये ग्राफ है। अरे ग्राफ कैसा है भाई, इस टाइप का ग्राफ है। किस टाइप का ग्राफ है, एक बार मैं दोबारा लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, ये कैसा ग्राफ आपको दिख रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मान बढ़ाऊंगा, देखो यहां मान कम है, इधर मान ज्यादा है, जैसे जैसे मैं मान बढ़ाऊंगा तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। जैसे जैसे मैं इधर आऊंगा, लेफ्ट साइड से यदि राइट साइड आप आओगे, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड आ रहे हो तो ये फंक्शन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, इसको वर्धमान बोलते हैं, क्योंकि ये बढ़ रहा है, बढ़ने वाले को वर्धमान बोलते हैं, और जो घटेगा उसको ह्रासमान बोलेंगे। यदि आप अक्ष बढ़ाओगे तो ये फलन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज्यादा अपने को डिटेल में जाना नहीं है, बाकी अपन ऐसा बोलते हैं यदि x1 या x2 ग्रेटर देन x1 है तो f ऑफ x2 भी ग्रेटर देन f ऑफ x1 होना चाहिए। बाकी उस डिटेल में अपने को नहीं जाना है, ठीक है, कि यदि x1 छोटा है तो उसका जो मान आएगा वो भी छोटा आएगा, x2 बड़ा है तो उसका मान भी बड़ा आएगा। तो सीधी सी बात है, इतना कंफ्यूज करने की आवश्यकता कहां है। इसलिए मैं जैसा जैसा बता रहा हूं आप वैसा वैसा काम करते रहिएगा। उसके बाद मैं बात करूं ह्रासमान की।
यदि आपको कोई इस प्रकार का ग्राफ दिखे, देखो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आने पर, अरे लेफ्ट साइड था, यहां था, मैं इधर था, इधर से मैं राइट साइड की तरफ आ रहा हूं, अरे बाईं तरफ से मैं दाईं तरफ आ रहा हूं, तो धीरे धीरे ग्राफ क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। अरे जो ग्राफ है धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं डिक्रीजिंग। अरे डिक्रीज ही तो हो रहा है धीरे धीरे। यदि x की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो तो अपना जो फंक्शन है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अरे जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाओगे तो ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब ग्राफ कम हो रहा है। अरे जो वैल्यू है y का मान वो धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। देखो यहां तो y का मान इतना था, फिर धीरे धीरे कम होता 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 नीचे आ गया ना, तो इसको तो बोलते हैं अपन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि आपको ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ प्लॉट करना आता है, तो बिना इसके सॉल्यूशन से भी अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन से डिक्रीजिंग, कौन से वर्धमान है और कौन से ह्रासमान है। अरे धीरे धीरे इसके मान में ह्रास हो रहा है, ह्रास का मतलब मान घट रहा है, इसलिए इसको अपन ह्रासमान बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं भाई, ह्रासमान बोला करते हैं। तो कुछ फंक्शन तो होते हैं वर्धमान, कुछ होते हैं ह्रासमान। अब मैं बात करूं एक और फंक्शन की, मैं ऐसा बनाता हूं, अब मैं ऐसा बनाता हूं कि इस प्रकार से भाई मैंने इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से बना दिया। अब ये क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे देखो पहले तो क्या हुआ, कम हुआ, फिर क्या हो गया, बढ़ गया। पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को अपन न तो इंक्रीजिंग है न ही डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, न तो वर्धमान न ह्रासमान। इसको अपन ऐसा बोलते हैं, न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। कोई ऐसे बोले कि सर ह्रासमान तो थोड़ा ही हुआ, वर्धमान ज्यादा है, वर्धमान ज्यादा है ह्रासमान कम है, तो ज्यादा तो वर्धमान ही है, तो सर वर्धमान क्यों नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं बोलना। देखो थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, ह्रासमान, फिर आगे क्या हुआ, वर्धमान, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, न तो वर्धमान न ह्रासमान, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान, ऐसा इसको बोलना। क्या है भाई ये, न तो वर्धमान न ह्रासमान, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, हुए दोनों, ह्रासमान भी और वर्धमान भी। अरे है तो दोनों, चाहे कम और ज्यादा हो, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि ये ह्रासमान भी हो रहा है और वर्धमान भी हो रहा है, इसलिए इसको न तो वर्धमान न ह्रासमान बोलना है। ये कैसा है भाई, ये वर्धमान है, ये क्या है भाई, ह्रासमान है। अब कुछ बातें अपने और आ जाती है, जैसे मान लो अपने को ग्राफ मिल जाता है इस प्रकार से, जैसे यही है, यही ग्राफ है ना, अपने को इस प्रकार से मिल गया भाई, देखो इस प्रकार से मिल गया, सॉरी ये लो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी चली गई है ना, इस प्रकार से मिल गया अपने को, इस प्रकार से मिल गया। ये ग्राफ इस प्रकार से है, पहले तो ऐसा गया, बढ़ रहा है, फिर स्थिर हो गया, फिर बढ़ रहा है। अरे कम तो कहीं नहीं हुआ, क्या कम कहीं नहीं हुआ, तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं भाई, वर्धमान बोलते हैं, इसको भी वर्धमान बोलते हैं, क्योंकि ह्रासमान तो कहीं हुआ ही नहीं। अरे बस स्थिर तो हुआ, अरे कहीं ना कहीं क्या हो गया, स्थिर हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, बिल्कुल सीधा है, तो है तो सीधा एक, गठा तो नहीं, धीरे धीरे बढ़ा ही आगे जाकर के, अरे आगे जाके बढ़ा ही, तो इसको अपने क्या बोलेंगे भाई, वर्धमान बोलेंगे। ये भी अपना वर्धमान है, बाकी स्पेशल नाम अपने और है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी इंक्रीजिंग है, लेकिन इसको अपन स्पेशल बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक दिष्ट वर्धमान। इसको क्या बोलते हैं भाई, एक दिष्ट वर्धमान, जो लगातार ही बढ़े, जो लगातार ही बढ़ रहा हो। देखो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ये कहीं बराबर भी नहीं हुआ, अरे कभी स्थिर भी नहीं हुआ, लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, एक दिष्ट वर्धमान, और इसको बोलते हैं अपन एक दिष्ट ह्रासमान। इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको एक दिष्ट वर्धमान नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि यहां देखो थोड़ा सा क्या हो गया भाई, स्थिर हो गया, तो थोड़ा सा स्थिर हो गया, तो यहां थोड़ी देर रुकना नहीं चाहिए, लगातार बढ़ना चाहिए।
और अपने को यही सीख मिलती है, लगातार चलते ही रहना है, कभी रुकना भी नहीं है ना। अपने को हमेशा क्या करना है भाई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की तरह काम करना है, लगातार बढ़ते रहना है। देखो ये क्या हुआ, इसके थोड़ा सा ये बीच में अटक गया, देखो यहाँ से बढ़ रहा था लेकिन थोड़े दिन क्या हो गया भाई, रुक गया और फिर बढ़ा तो सही लेकिन कहीं रुक करके बढ़ा। तो इसको तो अपन बोलेंगे वर्तमान, तो बोलेंगे कि बढ़ रहा था, बढ़ तो रहा था, लेकिन इसको अपन एकदिष्ट वर्तमान नहीं बोल सकते, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, एकदिष्ट वर्तमान बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एकदिष्ट हासमान। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, केवल वर्तमान बोल सकता हूं मैं, इसको एकदिष्ट वर्तमान नहीं बोल सकता हूं क्योंकि बीच में थोड़ी देर रुका। तो याद रखिएगा वर्तमान और एकदिष्ट वर्तमान में क्या अंतर है, क्या अंतर है, समझ में आ गया होगा। जो लगातार ही बढ़े वो एकदिष्ट वर्तमान, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, ये केवल वर्तमान बोल सकता हूं। अब मैं एक और बात करूं, ठीक है, यदि ये ऐसा होता, यदि अपने पास ग्राफ कैसा मिले भाई, इस प्रकार से मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले ना, अरे ग्राफ ये है, ये अपना ग्राफ है, ये तो अपना क्या है, एक्स एक्स, और ये क्या है, वाई एक्स है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, ये हासमान है। इसको मैं एकदिष्ट हासमान नहीं बोल सकता क्योंकि बीच में थोड़ी देर ये रुका, ये बड़ा नहीं, लगातार है, बिल्कुल सीधी लाइन है ये ना, दिखने में थोड़ी आपको टेढ़ी दिख सकती है लेकिन है बिल्कुल सीधी है ना, आपको ये मान करके चलना है। अरे क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं नाप करके बना रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना। बाकी ये ध्यान रखो, ये कैसा फंक्शन है भाई, हासमान है, डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, लेकिन अंतर क्या है, इसको अपन स्पेशल नाम देना चाहे तो इसको अपन बोलेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये क्या है, डिक्रीजिंग, केवल डिक्रीजिंग। ये हासमान है और ये एकदिष्ट हासमान है, लगातार कम हो रहा है, ये लगातार कम नहीं हो रहा, देखो कम हो रहा था लेकिन यहाँ कम नहीं हुआ, यहाँ बराबर रह गया, यहाँ बराबर रह गया ना, फिर कम हो गया, ये क्या है, हासमान तो है। लेकिन अपनी जो प्रश्नावली है, अपने को केवल इतना ही ध्यान रखना है, केवल क्या ध्यान रखना है भाई, केवल अपने को इतना ध्यान रखना है कि वर्तमान कौन सा और हासमान कौन सा। तो देखो ये अपना क्या है भाई, वर्तमान है, ये भी अपना वर्तमान है, स्पेशल नाम अपन ने अलग दे दिया था वो अलग बात है, लेकिन अपन जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं इसमें अपने इतना ही काम आने वाला है कि इसको अपन बोलते हैं वर्तमान, इसको भी बोलते हैं वर्तमान, इसको क्या बोलते हैं भाई, हासमान, इसको भी क्या बोलते हैं, हासमान। एकदिष्ट आप एक बार के लिए भूल जाइए। अब मैं इनमें बात करूं, देखो ये आपको ध्यान है, इनका बेसिक मैं बता देता हूं कि वर्तमान कब होता है और हासमान क्यों होता है, वो मैं बता देता हूं ना। अब इनमें अपन ग्राफ तो बनाएंगे नहीं सभी में, देखो ग्राफ बनाने में थोड़ी सी समस्या होगी है ना, इसलिए देखो इसका तो आसानी से बन सकता है, ठीक है, लेकिन बाकी में थोड़ा सा अपने को मेहनत करनी पड़ती है। और जल्दी ही जैसे कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं जो ग्राफ है, जितने भी ग्राफ बनाना है तो उनका भी एक वीडियो अलग से अपलोड करूंगा, तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके कई टॉपिकों में वो आसान 100 ट्रिक बन जाती है, ये मान करके आप चलिएगा। और आपके जो जेईई मेंस है उसमें भी आपके वो काम आने वाले हैं। और 12th और 11th सभी के आप जो भी टॉपिक है, कई टॉपिक बिल्कुल आसानी से उससे सोल्व हो जाते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ प्लॉट करना भी मैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार करवा दूंगा और जल्दी ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि अपने पास बचा क्या भाई, केवल 8वीं प्रश्नावली है और इसके बाद केवल 16वीं प्रश्नावली अपनी बची है। बाकी अपन ने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जा करके उनके पास सारे वीडियो अपलोड मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। तो यहां मैं बात कर रहा था कि इनको करे कैसे। अपने को देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि ये सिद्ध करो कि ये जो भी फंक्शन है इनके सम्मुख दिए गए अंतराल में, देखो इनके सामने अंतराल दिया हुआ है, तो इन अंतरालों में इनको अपने को ये सिद्ध करना है कि ये वर्तमान है। क्या सिद्ध करना भाई, वर्तमान है, कि ये लगातार बढ़ ही रहे हैं, है ना। तो पता कैसे चलेगा, इनमें कैसे पता चलेगा कि लगातार बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए देखो तरीका, देखो आपको ध्यान है अवकलन, देखो नाम ही क्या था, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव कहां काम में लेते हैं, अवकलज कहां काम में लेते हैं, इसका मतलब यहां अवकलन काम आएगा। तो अवकलन होता क्या था, कोई भी एक बिंदु था, ये मान लो इस बिंदु पर मेरे को क्या करना है भाई, इस बिंदु पर मेरे को क्या करना है, अवकलन निकालना है। किसी भी बिंदु पर अवकलन निकालने का मतलब यह होता है कि इस बिंदु पर अपन क्या निकाल लेते हैं भाई, स्पर्श रेखा। इस बिंदु पर क्या बना लीजिए भाई,
थोड़ा सा ये गहरा दिखेगा क्योंकि ये थोड़ा मोटा चलता है अपना जो चौक है, ठीक है। ये लीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो अपने पास में क्या मिलेगी भाई, ये जो स्पर्श रेखा मिलेगी, ये भाई इस बिंदु पर स्पर्श रेखा है। जो स्पर्श रेखा बना दी मैंने, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा बना दी, कोई भी बिंदु आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी बिंदु पर उठा करके देख लीजिए, जो स्पर्श रेखा अपने को इस प्रकार की ही मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा झुकाव कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिलेगी इधर ही, है ना। अब आप क्या करते हो, इस बिंदु पर अक्ष के समांतर एक लाइन खींच दीजिए। अक्ष के समांतर एक लाइन खींच दोगे कहीं पर भी, तो ये जो कोण बनाती है स्पर्श रेखा, जो अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, चाहे आप इसको आगे बढ़ा करके देख लीजिए, चाहे आगे बढ़ा करके देखोगे तो ये जो कोण बनाती है, चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, एक ही बात है ना। तो ये जो कोण बनाती है, इस कोण की स्पर्शज्या, इस कोण की स्पर्शज्या का मतलब टेंजेंट, मतलब इस कोण को अपन किस में रखते हैं भाई, टेन में रखते हैं। अरे 11th क्लास में पढ़ा होगा जब अपन ने प्रथम सिद्धांत पढ़ा था अवकलज का। और अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, कोई भी ढाल, रेखा की ढाल, जब 2D एक्सरसाइज अपन ने पढ़ी थी द्विमीय ज्यामिति वाले में, अपन ने किया था, क्या किया था भाई, कि स्लोप कैसे निकाली थी, प्रवणता कैसे निकाली थी, स्पर्शज्या कैसे निकाली थी, ढाल कैसे निकाली थी, वो एक ही तो बात है। ढाल बोल दो, चाहे प्रवणता बोल दो, चाहे अवकलन बोल दो, dy/dx बोल दो, चाहे f ds अक्ष बोल दो, एक ही बात है। इसी को अपन क्या बोल दिया करते थे भाई, उस रेखा की प्रवणता, प्रवणता मतलब m, स्पर्श रेखा की प्रवणता को अपन क्या बोलते थे भाई, m। याद आया होगा अब, ये क्या है भाई, m है, ढाल है उस रेखा की। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अरे ये जो कोण है इसको आप टेन में रख दीजिए, तो जो भी उत्तर आएगा वो अपन देख लेंगे। बाकी इस टेन थीटा को अपन एम भी बोल सकते हैं, एम का मतलब प्रवणता, और हिंदी में अपन क्या बोलते थे भाई, ढाल बोलते थे, इंग्लिश वाले स्लोप बोल दिया करते थे, इसको बोल देते थे स्लोप, है ना। और इसी को अपन dy/dx भी बोल दिया करते हैं अवकलन। क्या है भाई, ये यही अवकलन होता है, वास्तव में अवकलन इसी को अपन बोलते हैं dy/dx। ये क्या है भाई, जो भी उत्तर आएगा वही अपना dy/dx है। और इसी को अपन f ds अक्ष भी बोल सकते हैं। f ds अक्ष का मतलब जो अपना फलन देगा उसका एक बार अवकलन, f ds अक्ष मतलब एक बार अवकलन करना, f ds अक्ष बोल दो चाहे dy/dx बोल दो, एक ही बात है। अब आप देखिए, अब जो मैं बताना चाहता हूं वो आप देखो, जो थीटा है वो यदि आप इसमें रखोगे तो जो कोण है वो देखो 90 से कम ही तो है। अरे ये जो कोण है 90 से कम ही आएगा, चाहे कहीं पर भी आप देख लीजिए, आपको ये जो कोण मिलेगा, ये जो ढाल मिलेगी, ये जो स्लोप मिलेगी, यदि अक्ष के साथ कोण देखोगे, अरे चाहे अक्ष के साथ देख लो चाहे अक्ष के समांतर एक लाइन खींच लो, दोनों सेम ही है, हाँ, संगत कोण। दो समांतर रेखाओं को स्पर्श रेखा काटती है, सॉरी एक तिर्यक रेखा काटती है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट करके जा रही है टू पैरेलल लाइंस को, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल या संगत कोण बराबर होते हैं। ध्यान होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, बाकी आपको ध्यान है, इतना तो पता होना चाहिए ना। अब ये जो कोण है वो 90 से कम है, जो कोण है 90 से कम है, तो टेन में रखोगे तो जो भी उत्तर आएगा तो वो प्लस में ही तो आएगा। अरे 0 से 90 के बीच में कुछ भी रख के देख लीजिए आप, थीटा का मान 0 से 90 के बीच में कुछ भी रख के देख लीजिए। अरे कोण मान लो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को रखो टेन में, टेन 45 1 बटा अंडर दो। अब 1 बटा अंडर दो किसका आ रहा है, प्लस का ही तो आ रहा है। मान लो कि ये अपने पास में 60 डिग्री है तो 60 डिग्री रख लो, टेन 60 डिग्री का मान अंडर 3 किस में आ रहा है भाई, प्लस में ही तो आ रहा है। बाकी तुम्हें ध्यान है प्रथम चतुर्थांश में, अरे 0 से 90 डिग्री तक सभी प्लस के होते हैं, कुछ भी रख लो, टेन भी किसका होता है भाई, प्लस का होता है, इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो प्लस का आएगा। तो ये बात ध्यान रखने की है, क्या रखने की है, कि कोई भी फलन वर्धमान कब होता है। अब आपको केवल इतना याद रखना है कि अपन क्या करेंगे भाई, dy/dx या क्या बोल दो f ds अक्ष, मतलब एक बार अवकलन करना है। कोई भी फलन आपको दिए हुए मिलेंगे, इनका एक बार अवकलन कर लेना है। तो देखो एक बार अवकलन कर लोगे, एक बार अवकलन करने के बाद जो भी मान आए, अरे जो dy/dx बोल दो चाहे f ds अक्ष बोल दो, जो भी मान आए वो यदि ग्रेटर देन 0 आता है, क्या आता है भाई, ग्रेटर देन 0 आता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब किस में आ रहा है, प्लस में। अरे प्लस वाली संख्या होती क्या 0 से बड़ी तो होती है। तो यदि dy/dx है
वो कैसा आ जाता है भाई, प्लस का आ जाता है। और कैसा आ जाता है, प्लस का। प्लस का मतलब 0 से बड़ा आ जाता है। अरे धनात्मक आए, आप ऐसा ध्यान रखो, dy अपॉन dx का मान कैसा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, या क्या बोल दो 0 से बड़ा आना चाहिए। तो 0 से बड़ा आएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, वर्धमान फलन। ऐसे फलन को क्या बोलते हैं भाई, वर्धमान। ठीक है, और बाकी इसको एकदिष्ट वर्धमान भी मैं बोल सकता हूँ ना, यदि बराबर 0 ले लेते तो अपना क्या हो जाता है, वर्धमान। बाकी अपने को केवल इतना ही ध्यान रखना, अपने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है क्या, कि dy अपॉन dx, मतलब एक बार आप अवकलन करके देखो, dy अपॉन dx बोल दो, चाहे आप dx बोल दो। यदि वो प्लस का आता है, यदि किसका आता है भाई, वो प्लस का आता है, धनात्मक आता है, 0 से बड़ा आता है, तो उसको मैं बोलूंगा वर्धमान। क्या बोलना भाई, वर्धमान। और यदि dy अपॉन dx जो है, मतलब जो f डेस अक्ष है, चाहे dy अपॉन dx बोल दो, यदि ये माइनस में आ जाए, माइनस का मतलब 0 से छोटा आ जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे भाई, हासमान। तो ऐसे फलन को क्या बोलना है, हासमान बोलना है। तो केवल 2 ही चीजें अपने को याद करनी है और पूरी प्रश्नावली 8.2 अपनी हल हो जाएगी। तो इसमें क्या बताया मैंने, वर्धमान फलन कब होता है, जब dy अपॉन dx तुम निकालोगे, यदि वो प्लस का आएगा, धनात्मक आएगा, तो वर्धमान। और यदि dy अपॉन dx माइनस में आएगा, अरे 0 से छोटा आ गया मतलब माइनस में आ गया, तो वो कैसा होता है भाई, हासमान होता है। जब dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, और जब लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब ये देखो 0 से छोटा क्यों आ रहा है, वो भी बता देता हूं। इसमें तो मैंने बता दिया कि ये जो कोण था वो 90 से कम था, और 0 से 90 के बीच में कोई भी रखो, पहला चतुर्थांश है, तो पहले चतुर्थांश में tan किसका होता है भाई, प्लस का होता है। अब यहां देखो, कोई भी एक बिंदु आप उठा लो अपने मन से, कोई भी एक बिंदु उठा लो, आपकी जहां इच्छा है वो बिंदु आप उठा लीजिए, है ना। आपकी जहां जो इच्छा है कि वो बिंदु आप उठा सकते हो इसमें। तो मैं क्या उठा लेता हूं भाई, ये बिंदु ले लेता हूं। कौन सा बिंदु ले लिया मैंने, ये बिंदु ले लिया। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल देखता हूं, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ये आई, तो अक्ष अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी, और अक्ष अक्ष की इधर वाली दिशा के साथ देखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और या मैं क्या करता हूं, यहां से मैं एक समांतर रेखा खींच देता हूं। मैंने क्या कर दी भाई, यहां से एक समांतर रेखा खींच दी, किसके, अक्ष अक्ष के समांतर रेखा खींच दी। तो जो स्पर्श रेखा थी, ये अपनी जो स्पर्श रेखा है, हाँ, ये जो अक्ष अक्ष के साथ जो कोण बना रही है, इसको अपन tan में रख देते हैं। इसको मैं किस में रख देता हूं भाई, ये जो थीटा है इसको मैं tan में रख देता हूं। तो tan में रख दिया, तो रखने पर जो उत्तर आएगा वही तो अपना dy अपॉन dx है। तो देखो थीटा जो है वो आपको दिख रहा होगा 90 से ज्यादा है, थीटा जो है वो 90 से ज्यादा है, लेकिन 180 से कम होगा हमेशा, है ना। तो 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो चतुर्थांश कौन सा, दूसरा। अरे क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, क्योंकि 90 से बड़ा है ये। तो दूसरे चतुर्थांश में tan किसका होता है वो आपको ध्यान है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे बात करते हो 90 to 180, तो दूसरा चतुर्थांश है उसमें tan किसका होता है, माइनस का होता है। अरे पता है कि सारे के सारे प्लस के एस टी सी है ना, यहाँ साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो tan भी तो किसका होगा भाई, माइनस का होगा। तो tan किसका होगा, माइनस का होगा, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, देखो dy अपॉन dx किसका आ रहा है, माइनस का। तो यही तो मैं बता रहा हूँ। और जो dy अपॉन dx का मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। आए चाहे कितना ही आना, माइनस का चाहिए। यदि माइनस का आ गया तो वो कैसा फलन होगा भाई, हासमान होगा। तो अपने को केवल 2 ही चीज याद रखनी है, कोई भी फलन अपने को दे और चेक करवाए कि ये वर्धमान है या हासमान है, ये चेक करो। तो आप अवकलन कर लो, अवकलन करने के बाद जो भी आपको अंतराल देख वो उसमें रख के देख लो। यदि प्लस में आए तो वर्धमान और माइनस में आए तो हासमान। अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, एक बार अवकलन करो। यदि मान जो आता है वो प्लस में आता है तो वर्धमान, और माइनस में आता है तो वो हासमान। तो करके बताता हूं। अब अपन समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि ये जो मैंने रामायण जो बताई है इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो वो आप यहाँ से देखिए, अच्छे से देखिएगा ना। कोई ज़्यादा ये केवल समझ में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आसान आपको लगेगा। तो मैंने क्या बोला कि एक बार तो आप अवकलन करो। तो अवकलन करूंगा मैं f डेस x,
अरे एफ डैश का मतलब अवकलन है ना। तो अवकलन करोगे तो log sin x का आपको आता होगा, log इसको क्या मान लो भाई, x मान लो। तो log x का अवकलन आपको ध्यान में क्या होता है भाई, 1/sin x। अरे log x का 1/x, log x का हो गया 1/x। फिर जिसको तुमने x माना उसका भी तो करते हो। sin x का कितना हो जाएगा भाई, cos x। ये लो हो गया काम, क्या हो गया, cos x। तो इसको हल करोगे थोड़ा सा और, अरे अवकलन कर लिया, बस हो गया। अवकलन करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है, नहीं दिखता तो छोड़ देता। कोस बटा साइन आपको ध्यान में क्या हो गया भाई, कोट एक्स। अब आप चेक कर लो, अरे आ गया कोट एक्स। अब आप चेक कर लो, ये बोल रहा एक्स का मान क्या क्या रख सकते हैं अपन, 0 से π/2। मतलब चतुर्थांश कौन सा हो गया, पहला ही तो हो गया। और पहले में कोई भी मान रखोगे, अरे एक्स की जगह कोई भी मान रखो, 0 से 90 के बीच में कोई भी मान आप रखिए, कोई भी मान रखो, तो जो उत्तर आएगा वो प्लस में ही तो आएगा। तुम्हें ध्यान है 0 से 90 के बीच में कोई भी मान रखो, तो 0 से 90 के बीच में और 0 से 90 के बीच में सारे मान किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। तो आपको ध्यान है कि कोट एक्स किसका आएगा, प्लस का आएगा। कब, जब अंतराल 0 से 90 है। हाँ ये बोल देता 90 से 180 बोल देता, यदि 90 से 180 बोल देता तो ये हमेशा किसका आता, माइनस का। अरे 90 से 180 के बीच में ये किसका होता है भाई, माइनस का होता, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग, कम होगा। यदि ये बात करता 180 से 270 की, 270 है ना, 270 की, तो ये किसका हो जाता, फिर प्लस का हो जाता ना। तो बस अपने को देखना ही तो है। मैंने क्या बोला कि एक बार अवकलन करो, तो मैंने अवकलन कर लिया। अवकलन करने पर ये क्या मिल गया, कोट एक्स। अब आप चेक कर लो कि जो कोट एक्स है, जो सामने दिए हुए अंतराल जो है, अपने को देखो प्रश्न ये सिद्ध करना था कि ये सिद्ध करो कि ये जो फंक्शंस है, जो फलन है, सम्मुख दिए हुए अंतराल में वर्धमान होते हैं। वर्धमान का मतलब जो अवकलन का जो मान आएगा वो किसमें कैसे होना चाहिए भाई, 0 से बड़ा मतलब प्लस में होना चाहिए। यदि धनात्मक हो गया तो ये वर्धमान है ना। तो देखो मैंने क्या किया, अवकलन किया तो कोट एक्स आ गया। अब एक्स का मान आपको ध्यान है 0 से 90 के बीच में रखना है, तो 0 से 90 के बीच में कुछ भी रख के देखो तो ये कैसा आएगा भाई, हमेशा प्लस का ही आएगा। तो लिखना कैसे है, अरे हो गया सिद्ध, कैसा आएगा भाई, प्लस में आएगा। तो मतलब अवकलन करने पर प्लस में आया, अवकलन करने पर प्लस में उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये वर्धमान है, खत्म काम। लिखना कैसे वो देख लो, आपको तो बस लिखना आना चाहिए ना। तो देखो x का मान जो है 0 से π/2 में जो कोट एक्स है, अरे क्या है भाई, कोट एक्स। कोट एक्स जो है हमेशा ही क्या होता है, हमेशा कैसा होता है भाई, लिख लेना धनात्मक होता है। मैं लिख देता हूं सीधा कि पॉजिटिव होता है, आप ऐसे लिख लेना, हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है भाई, हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अरे एफ डैश एक्स तो हुआ धनात्मक। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यदि कोट एक्स नहीं लिखना चाहो तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, कोण, अरे कोट एक्स यदि धनात्मक है, ये उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। कब, जब आप यहाँ क्या रखोगे, 0 से 90 के बीच में कुछ भी रखो तो कोट प्लस का ही तो आएगा। इसका मतलब प्लस का कौन आया, एफ डैश एक्स ही तो आया। मतलब एफ डैश एक्स कैसा हुआ, हमेशा धनात्मक हुआ, अतः यह फलन वर्धमान है। तो लिख देना, अतः जो फलन है, जो फंक्शन है, इंग्लिश वाले अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि सो इट्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अतः यह फलन जो है, जो log sin x है, कैसा फलन है भाई, वर्धमान फलन है। कैसा है, वर्धमान है। अरे उत्तर प्लस में आना चाहिए, यदि अवकलन करने पर उत्तर प्लस में आए तो वर्धमान है, यदि माइनस में आ जाता तो क्या हो जाता, हासमान। लेकिन सिद्ध ये करना है कि ये सारे किसके हैं भाई, प्लस के हैं, सारे किसके हैं, प्लस के, क्योंकि सिद्ध करने वाला है, वर्धमान सिद्ध करना है। तो देखो यहां मैं करता हूं, यहां मैं करूं तो ऐसा देखो, आप एक बार तो आपको अवकलन करना है एफ डैश एक्स, तो अवकलन करोगे तो कितना मिलेगा, 100 x की घात 99। अरे अवकलन किया, x की घात n का, n x की घात n-1। साइन x का भी आपको आता है, क्या हो गया भाई, कोस x हो गया। 1 का कितना हो जाएगा, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप चेक कर लो, 0 से π/2 तक, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, देखो यहां रखोगे 0 से π/2 रखो, कुछ भी रखो, तो उत्तर कैसा आ रहा भाई, प्लस का ही तो आ रहा है। और कैसा आ रहा, प्लस का ही तो आ रहा है। प्लस का मतलब कैसे, देखो
जीरो से π/2 के बीच में रख के देखो, जीरो तो रखना नहीं है क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है। ये कैसा अंतराल है भाई? विवृत अंतराल है, इसमें 0 और 90 शामिल नहीं है। हाँ, क्लोज इंटरवल लेता तो उसमें 0 आता। ये ओपन है, इसका मतलब 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो देखो अब ये क्या है भाई? ये π/2 है। π/2 का मतलब पाई का मान होता है 3.14। संख्या में बता रहा हूं मैं, डिग्री में नहीं, बटा दो। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 0.57 ऐसा कुछ हो गया। 5-7 कितना हो गया भाई? ये तो हो गया कितना? ये हो गया 1.57 हो गया। कितना हो गया? 1.57। तो देखो 1.57, 0 से लेकर के यहाँ तक कोई भी मान रखो। अरे 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब रख रहे किसमें भाई? प्लस में तो रख रहे। तो प्लस का कोई भी मान रखो, घात कितनी करो, प्लस में ही तो आएगा उत्तर। अरे मान लो मैंने क्या रख लिया? 0 और इसके बीच में मैंने क्या रख लिया? मान लो 1 रख लिया, तो 1 की घात 99 करोगे तो 1 ही तो आएगा। 1 को 100 से गुणा करो, 100। किसका आ रहा है भाई? प्लस का आ रहा है। किसका आ रहा है? प्लस का। चाहे मान लो अरे 0 से बड़ा हो और इससे छोटा और कोई रख के देख लो। 1.1 रख लो, 1.2 रख लो, 0.9 रख लो, 0.6 रख लो। जैसे मान लो 0.6 रख लिया, अरे इसके बीच में ही तो है 0 और 1.57 के बीच में। तो 0 और 1.57 के बीच में मैंने 0.6 रख लिया। तो 0.6 रखोगे तो घात 99 करोगे तो आएगा तो प्लस में ही है, तो प्लस में आ रहा है ना। और ये भी देखो कोस अक्ष तुम्हें ध्यान है 0 से 90 के बीच में, डिग्री में तुम देखो तो 0 से 90 के बीच में। अरे 0 से π/2 के बीच में वही पहला अंतराल। तो पहले अंतराल में तो सभी किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। मतलब कोस अक्ष भी किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। ये भी कैसा है? प्लस का है, धनात्मक है। अरे ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, तो जोड़ेंगे तो भी उत्तर प्लस में ही तो आएगा, धनात्मक ही तो आएगा। तो ये कैसा है भाई? धनात्मक है। तो लिख देना। लिखोगे कैसे? बस आपको तो ये लिखना है, क्या लिखना है कि 0 से π/2 अंतराल 0 से π/2 में जो f डैश अक्ष है, कौन भाई? f डैश अक्ष कैसा है? धनात्मक है। लिख लेना कैसा है भाई? धनात्मक है, धनात्मक है, धनात्मक है। क्यों है धनात्मक? वो मैंने आपको बता दिया है, तो इसलिए आपको शॉर्ट में लिखना है, एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। अरे क्योंकि ध्यान है कोस अक्ष जो है वो 0 से 90 के बीच में कैसा होता है भाई? प्लस का होता है। 0 से 90 के बीच में सभी प्लस के होते हैं, तो ये भी प्लस का। और यहाँ रखोगे तो भी प्लस का ही तो आएगा, तो प्लस प्लस को जोड़ोगे तो भी प्लस आएगा। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है कि अंतराल 0 से π/2 में जो f डैश अक्ष है, जो f डैश अक्ष मतलब इसका जो उत्तर आ रहा है, इसका जो मान आ रहा है वही तो f डैश अक्ष है। तो f डैश अक्ष कैसा है? धनात्मक है। तो धनात्मक है तो क्या हो गया? तो जो f अक्ष है, f अक्ष बराबर अक्ष की घात 100 प्लस साइन अक्ष प्लस 1 कैसा फलन है? तो लिख देना कैसा फलन है? वर्धमान फलन है। अब आप लिख लीजिएगा। अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कैसा फलन है भाई? वर्धमान फलन है। अब मैं शॉर्ट में बताता हूं, देखो कैसे। मैं केवल अवकलन करूंगा, सीधा करूंगा। देखो f डैश अक्ष अवकलन किया तो u डॉट v से करेंगे, u डॉट v से। अरे हमेशा एक बार अवकलन करना होता है। जब वो क्या दे दे? अंतराल खुद दे दे तो। अरे अंतराल खुद दे दे तो अपने कोई ज्यादा समस्या होती नहीं है। देखो मैं अवकलन करूंगा तो एक बार तो इसको कांस्टेंट माना, इसको कांस्टेंट मान के e की पावर x का e की पावर x प्लस एक बार e की पावर x को कांस्टेंट मान के x -1 का करूंगा तो x का तो हो गया 1 और -1 का हो गया 0, मतलब कितना हो गया? 1 ही तो हो गया। ठीक है, अब आप इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लोगे तो e की पावर x, कॉमन लोगे तो क्या आ गया भाई? e की पावर x, e की पावर x। बचा क्या है यहाँ से? तो x -1 प्लस यहाँ से बचा 1, तो 1 से 1 कट गया, तो आया क्या? x e की घात x। ये लो f डैश x का मान आ गया। f डैश x का मान क्या आया भाई? x e की घात x आया। अब आप अंतराल देख लो, 0 से बड़ा कोई भी मान रखो, 0 से बड़ा कोई भी मान रखो। 0 से बड़ा मान लो मैंने 2 रख लिया, तो 2 रखने पर ये तो कितना हो गया भाई? 2, ये e की घात 2। तो देखो उत्तर किस में आ रहा है भाई? प्लस में ही तो आ रहा है। अरे 0 से बड़ा कोई भी मान रख के देख लो, ये उत्तर हमेशा किस में आ रहा है? प्लस में ही आ रहा है। अरे देख लो, कुछ भी रख लो तुम्हारी इच्छा से। 0 से बड़ा 0.1 ही रख लो, चाहे 0.1 ही रख लो, चाहे 0.1 गुणा e की घात 0.1, तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में ही तो आ रहा है। अरे आए बहुत छोटा, लेकिन आएगा प्लस में ही के।
तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा फलन है भाई, वर्धमान फलन है। मैंने क्या बोला, एक बार अवकलन कर लेना है, और जो अवकलन है वो यदि 0 से बड़ा आए, अवकलन करने पर जो उत्तर आए वो किस में आए, प्लस में आए, तो वो फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा। कैसा फलन होगा भाई, वर्धमान होगा। तो 0 से बड़ा कोई, देखो इसने खुद बोला है कि अंतराल ये लो, मान अपने को खुद बोलेगा कि क्या रखना है, अपने मन से नहीं रखेंगे, ये खुद दे रहा है कि जो अक्स का मान है वो 0 से बड़ा रखो। तो अक्स का मान यदि मैंने 0 से बड़ा रखा तो ये भी किस में आ रहा है भाई, प्लस में ही आ रहा है। तो लिख देना इसकी तरह अंतराल, अंतराल क्या है यहाँ, तो लिख देना अक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, अक्स ग्रेटर देन 0 के लिए जो एफ डैश अक्स है वो धनात्मक है, इसलिए ये जो फलन है ये कैसा होगा, वर्धमान होगा, फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। बस इतना सा लिखना है, काम हो गया। अंतिम जो है वो देख लीजिए, बाकी कल करेंगे। तो देखो यहाँ आप क्या करोगे, इसका अवकलन कर लीजिए एफ डैश अक्स, तो एफ डैश अक्स करोगे तो अक्स क्यूब का कितना हो गया, इसका तो हो गया 3x स्क्वायर, अवकलन किया है। इसका कितना हो गया, 6 तो कांस्टेंट था, अक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा, तो सीधा कर देता हूँ, कितना हो गया 12x, और प्लस ये कितना है 12 कांस्टेंट है, अक्स का हो गया 1 और 1 का हो जाएगा 0। अब यहाँ मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। कितना कॉमन दिखाई दिया, 3, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और भी आगे करोगे तो 3, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, दिख रहा होगा। यदि नहीं दिख रहा तो गुणनखंड करके आप कर सकते हो, तो आपको x माइनस 2 मिलेगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अरे इसको हल करने पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो आएगा। अब आप देखो ये एफ डैश अक्स है ना, कोई भी मान रख के देख लो, इसने बोला है कि x का मान कोई भी हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो, r का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो। यहाँ तो देखो फिक्स कर रखा था इतना ही रखना है, अब यहाँ तो बोला है कि कुछ ही रखो, चाहे कुछ भी रखो, आर में वास्तविक संख्या में चाहे प्लस वाली रखो चाहे माइनस में रखो, चाहे प्लस वाली चाहे माइनस वाली, है ना, तो चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो। तो देखो ये हमेशा कैसा हो रहा है भाई, स्क्वायर है, अरे एक्स की जगह कुछ भी रखो, अंदर वाला चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है। और उसको यदि 3 से तुम गुणा करोगे, यदि उसको तुम किससे गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे तो भी प्लस में ही आएगा। अरे स्क्वायर हमेशा ही प्लस में होता है, चाहे मान कुछ ही रखो, अरे अंदर कुछ ही रखो, चाहे माइनस वाली हो चाहे प्लस वाली हो, स्क्वायर हमेशा धनात्मक। तो देखो ये एफ डैश अक्स हमेशा ही कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये एफ एक्स जो है वो कैसा है, वर्धमान है। केवल काम इतना करना था, एक बार अवकलन करना है, यदि वो प्लस में आ जाता है तो अपना जो फलन है वो वर्धमान होगा, यदि माइनस में आ जाता है तो वो कैसा होगा, हासमान होगा। तो देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां मैंने करवा दिया है, प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि उसमें अपने को क्या सिद्ध करना है, हासमान करना है। अरे प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा, बाकी मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाकी आप भी खुद से प्रैक्टिस करके उनको देखिएगा, वो आ जाएंगे। उनमें क्या लाना है, अरे वही काम करना, अवकलन करना, लेकिन जो उत्तर आएंगे वो किस में आएंगे, उनमें यहाँ अपने धनात्मक आ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे, वहाँ नेगेटिव आएंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे, हासमान हो जाएंगे। और उसके आगे वाले जो प्रश्न है वो मैं करवाऊंगा, और पहला दूसरा क्वेश्चन है वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।